नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लिबरस क्लासेज के ऑनलाइन क्लास में। मित्रों, आज हम सीटेट हिंदी पाठ्यक्रम का डिस्कशन करने जा रहे हैं और इस डिस्कशन में हम बात करेंगे कि प्रश्न कहाँ से आते हैं, हिंदी से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट हिंदी पाठ्यक्रम में 30 प्रश्न आने हैं और 30 प्रश्न 30 अंक के। इन 30 प्रश्नों को 2 खंडों में बांटा गया है। एक क खंड भाषा बोधगम्यता और जो ख खंड है उसमें भाषा विकास का अध्यापन या कह सकते हैं हिंदी शिक्षण। तो मित्रों, भाषा बोधगम्यता से 15 प्रश्न आएंगे। भाषा बोधगम्यता से 15 प्रश्न आएंगे 15 अंक के, और हिंदी भाषा विकास का अध्यापन से 15 प्रश्न आएंगे 15 अंक के। कुल अंक कितने हैं? कुल अंक 30। आप लोगों ने सीटेट का फॉर्म भर ही दिया होगा, भरा जा चुका है सीटेट का फॉर्म। यदि उस सीटेट के फॉर्म को भरते समय आपको मिला होगा भाषा 1 और भाषा 2, तो यह भाषा 1 और भाषा 2 क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। भाषा 1 और भाषा 2, यदि आपने भाषा 1 में हिंदी का चयन किया है, यदि आपने भाषा 1 में हिंदी का चयन किया है तो भाषा 2 जो होती है वह वैकल्पिक होती है, और इस वैकल्पिक में आप संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं का चयन कर सकते हैं। यदि आपने भाषा 2 में हिंदी का चयन किया है तो भाषा 1 में आप अन्य भाषाओं का चयन कर सकते हैं जो वैकल्पिक होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? भाषा 1 और भाषा 2 में अंतर क्या होता है? तो मित्रों, भाषा 1 जो होता है, भाषा 1 में एक गद्यांश और एक पद्यांश से प्रश्न आते हैं। भाषा 1 में एक गद्यांश और एक पद्यांश होता है, जबकि भाषा 2 में एक गद्यांश और दूसरा पद्यांश नहीं होता है, दूसरा भी गद्यांश होता है। दूसरा भी गद्यांश होता है। जी हाँ साथियों, दूसरा भी गद्यांश होता है। यदि आपको पद्यांश कठिन लगता ही है, बहुत सारे विद्यार्थियों को पद्यांश बहुत ही कठिन लगता है, तो आपने यदि भाषा 1 का चयन किया है तो आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपने भाषा 2 का चयन किया है तो दोनों गद्यांश, यानी कि आप यहाँ पद्यांश से बच सकते हैं। अब यह गद्यांश क्या होती है? तो गद्यांश कोई कहानी होगी, कोई वर्णात्मक निबंध होगा। और पद्यांश क्या होता है? तो पद्यांश कविता होती है, कविताओं की पंक्तियाँ होती हैं, और कविता से जब प्रश्न पूछे जाते हैं, भावार्थ पूछे जाते हैं तो बिल्कुल ही कठिन हो जाता है, लेकिन आप गद्यांश से आसानी से समझ जाते हैं। इसलिए जिन विद्यार्थियों को यह नहीं पता था वो भाषा 2 का यदि चयन किए हों तो उनको 2 गद्यांश मिलेंगे, पद्यांश उन्हें नहीं आएगा। यदि आपने भाषा 1 का चयन किया है, हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में ज़्यादातर अभ्यर्थी जानते ही नहीं हैं, इसलिए भाषा 1 में हिंदी का चयन करते हैं और भाषा 2 में वैकल्पिक विषय का चयन कर देते हैं। जब भाषा 1 का चयन करेंगे तो गद्यांश और पद्यांश तो आने ही हैं। अब बात करते हैं, यह भाषा बोधगम्यता से 15 प्रश्न आएंगे, एक गद्यांश एक पद्यांश से। भाषा 2 का किए हैं तो दोनों गद्यांश आएंगे। 15 नंबर हिंदी शिक्षण से पूछे जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों का मानना है कि सर हिंदी सीटेट में हिंदी व्याकरण से प्रश्न नहीं आते हैं, और आपको यकीन आ रहा होगा, लग रहा होगा सिलेबस को देख करके कि सच ही कहीं व्याकरण नहीं दिख रहा है।
इसमें देखिए सिलेबस में कहीं व्याकरण का नामो निशान नहीं दिख रहा है, लेकिन मित्रों मैं बता दूं, यह जो गद्यांश और पद्यांश होते हैं, गद्यांश से इनका विभाजन किया जाता है। लगभग 9 प्रश्न गद्यांश से पूछे जाते हैं भाषा 1 में और 6 प्रश्न पद्यांश से पूछे जाते हैं। भाषा 2 में यही विभाजन होता है, 9 प्रश्न पहले गद्यांश से और 6 प्रश्न दूसरे गद्यांश से। अब बात आती है व्याकरण कहाँ पूछा जाता है, व्याकरण किस में पूछा जाता है। तो मित्रों इस 15 प्रश्न में से लगभग 50% प्रश्न व्याकरण से पूछे जाते हैं। गद्यांश दिया हुआ है, उस गद्यांश में से ही इस 9 प्रश्न दिया है, इस 9 प्रश्न में से लगभग 4 से 5 प्रश्न हिंदी व्याकरण से होते हैं। गद्यांश में कुछ प्रश्न भावार्थ से होते हैं, जो गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना होता है, और कुछ प्रश्नों का उत्तर गद्यांश से ही होते हैं वो भी, लेकिन वह हिंदी व्याकरण से उसका संबंध कर दिया जाता है। जैसे कोई शब्द ही है, गद्यांश में कोई एक शब्द दिया है घृणास्पद, अब उस शब्द का पूछ लेता है संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा, वो व्याकरण का पार्ट हो गया। जैसे व्याकरण गद्यांश में से ही एक शब्द उठा लिया वातावरण, जो पिछले वर्ष आया हुआ है। वातावरण का समास, वातावरण में समास क्या होगा, तो व्याकरण का पार्ट है। मित्रों मैं आपको बता दूं, इसी तरह से 4 से 5 प्रश्न इसमें आते हैं। पद्यांश से लगभग 50 प्रश्न, 3 प्रश्न या 2 प्रश्न इसमें, तो 5 से 7 प्रश्न, 7 या 8 प्रश्न हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं। यदि यह भाषा 2 है तो इनमें भी यही होता है, इनमें भी 7 प्रश्न, 6 से 7 प्रश्न हिंदी व्याकरण से आते हैं। तो इसके लिए और व्याकरण से कहाँ से प्रश्न आ जाएंगे यह किसी को ज्ञात नहीं है, तो इसके लिए आपको व्याकरण पढ़ना ही होगा। लेकिन मैं मुख्यतः कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहा हूँ जो आपको व्याकरण में पढ़ना है, और काफ़ी विश्लेषण के बाद मैंने यह देखा है कि इन बिंदुओं से लगभग हर साल प्रश्न आए हैं व्याकरण के, तो उन बिंदुओं को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके अतिरिक्त भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी अलग बिंदु से, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ उस बिंदुओं को छोड़ना नहीं है। हर साल प्रश्न आए हैं, वह कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो याद करने वाले कुछ बिंदु हैं, जैसे विलोम शब्द पूछा जाता है, समानार्थी शब्द पूछा जाता है, समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी से प्रश्न आते हैं। यदि आप कुछ पिछले साल के पेपरों को देखेंगे तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि ये सब प्रश्न कहीं न कहीं पूछे गए हैं हिंदी अपठित गद्यांश के हिंदी व्याकरण से। विपरीतार्थी शब्द आ जाता है। उसके बाद से मुहावरे भी आए हैं, लोकोक्तियां भी पूछा गया है। मुहावरे लोकोक्तियां भी पूछा गया है। ये तो याद करने वाले सभी हैं। इनके अतिरिक्त व्याकरण से क्या प्रश्न आए हैं, तो व्याकरण से समास अनिवार्य है पढ़ना। संज्ञा से प्रश्न पूछे गए हैं, सर्वनाम से पूछे गए हैं, विशेषण से प्रश्न आए हैं, क्रिया से, अव्यय से। अव्यय में निपात एक शब्द है, इससे प्रश्न लगभग हर साल पूछे गए हैं। एक प्रश्न होता है निपात। वाक्य से प्रश्न आए हुए हैं। संधि से प्रश्न आया है। पद्यांश में अलंकार पूछ लिया जाता है, अलंकार से प्रश्न आया हुआ है। अब कुछ प्रश्नों की मैं चर्चा करने जा रहा हूं।
और आए हुए जो प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूँ, जिससे आपको ज्ञात हो जाए कि व्याकरण से प्रश्न आते हैं। तो मित्रों, विलोम शब्द की बात यदि किया जाए तो विलोम शब्द में प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पूछा गया है आकर्षण का विलोम क्या होगा, आकर्षण का विलोम क्या होगा, और भी बहुत सारे प्रश्न विलोम शब्द से पूछे गए हैं। समानार्थी पर्यायवाची से प्रश्न आए हुए हैं। जैसे पूछा गया है 2019 में मंजूर का समानार्थी शब्द होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग छूट गया है, उपसर्ग प्रत्यय। हर साल इससे प्रश्न आते ही हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये उपसर्ग प्रत्यय। विपरीतार्थी हो गया, विपरीतार्थी को ही विलोम शब्द कहा जाता है। 2 बार मैंने नाम लिख दिया है, विलोम का ही नाम दूसरा होता है विपरीतार्थी। मुहावरा लोकोक्तियाँ भी पूछा गया है। जैसे पूछा गया है ढांढस बांधना का अर्थ क्या होगा, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति है, उसका अर्थ क्या होगा। समाज से प्रश्न पूछे गए हैं। समाज से जैसे वातावरण का समास क्या होगा, पिछले वर्ष आया था। संज्ञा से भी प्रश्न पूछे गए हैं। और मित्रों, सबसे ज़्यादा जो संज्ञा से प्रश्न आए हैं वह भाववाचक संज्ञा से आए हैं। जैसे पूछा है ईमानदारी शब्द है, विकल्प दिया है संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो ईमानदारी संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। पूछा है उत्साह शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। सर्वनाम से प्रश्न आया है। जैसे पूछ देता है कोई शब्द है, कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। या इस प्रकार से पूछ देता है कोई शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। यदि आप सर्वनाम को पढ़ेंगे तभी तो जान पाएंगे। अगला है विशेषण, और विशेषण से हर साल लगभग प्रश्न आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह, क्योंकि इधर परीक्षाओं में विशेषण से काफ़ी प्रश्न बने हैं और आगे भी बनेंगे। जैसे विशेषण से प्रश्न आया है समझदार शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। विशेषण से बहुत प्रश्न बन रहे हैं मित्रों। फिर है क्रिया। आपको लग रहा होगा कि क्रिया से प्रश्न नहीं आता है, क्रिया से भी प्रश्न आया हुआ है। आया है कविताएं सुनी सुनाई जाती हैं, किस प्रकार की क्रिया है? विकल्प दिया है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, पेड़ार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। कविताएं सुनी सुनाई जाती हैं। यह हमको ज्ञान कब होगा? जब क्रिया को पढ़ेंगे, वो भी अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अंदर से पूछा हुआ है। अब जो है अव्यय से प्रश्न भी आए हैं। जैसे क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण से अंदर से प्रश्न पूछे गए हैं। निपात, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भी पैराग्राफ में से ही एक प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। निपात इनमें से है। जैसे कुछ प्रश्न आए हैं, पूछा गया है कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में बाजी मार ली, वह बात मान ली। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मान ली। पूछा गया है इसमें निपात शब्द है, तो बहुत ही आसान होता है निपात, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें तो निपात है। वाक्य से प्रश्न पूछे गए हैं। वाक्य से प्रश्न जैसे पूछा गया है सावन सिर पर था और बादल लापता। सावन सिर पर था और बादल लापता। पूछा है कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है? तो यह कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है जी, संयुक्त वाक्य है। इसके बारे में भी चर्चा होगी। संधि से लगभग हर साल प्रश्न आते हैं। जो हर साल प्रश्न आए हैं उनको मैं घेर दे रहा हूँ। हर साल उससे प्रश्न आते हैं, संधि से प्रश्न आते हैं। जैसे घृणास्पद पूछा है, घृणास्पद का संधि विच्छेद होगा, तो संधि विच्छेद में संधि में पढ़ेंगे। अलंकार से कभी कभी प्रश्न आए हैं, हर साल नहीं आए हैं, कभी कभी प्रश्न आए हैं। और अलंकार से जब प्रश्न बनता है तो वह पद्यांश से बनता है, कविता में से बनता है, क्योंकि अलंकार कविताओं की पंक्ति होती है, तो उनमें से प्रश्न बनता है। जैसे एक बार एक पंक्ति आई थी और उसमें से पंक्ति में से एक लाइन को उठा करके पूछ लिया था
मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो जब प्रकृति मानव की तरह, मनुष्य की तरह व्यवहार करती है, काम करती है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अलंकार में कुछ महत्वपूर्ण अलंकारों को देखा जाएगा, और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उपसर्ग प्रत्यय। ये भी लगभग हर साल पूछे गए हैं, हर साल जो है पूछे गए हैं। जैसे पूछा गया था पिछले वर्ष, आध्यात्मिकता में उपसर्ग प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है। जैसे पूछा गया है उपयोगिता में उपसर्ग प्रत्यय है, दोनों पूछता है, एक ही शब्द देगा, दोनों पूछेगा, इसमें उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। विकल्प भी बहुत कठिन होते हैं, और सीटेट के जो ऑप्शन होते हैं, विकल्प होते हैं, वे चारों एक जैसे लगते हैं। उन चारों में से जो सबसे सटीक उत्तर होता है उनका चयन करना होता है। तो ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका उत्तर खोजेंगे। सांस्कृतिक में कौन सा प्रत्यय है, अनिश्चित में कौन सा प्रत्यय है। इस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं सीटेट में। प्रत्यय में सबसे ज़्यादा इक प्रत्यय पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया इक और ई प्रत्यय। ता प्रत्यय भी ज़्यादा पूछा गया है। तो यह जो पाठ्यक्रम है 1 से 5 और 5 से 8 दोनों के लिए है, हिंदी का पाठ्यक्रम। और इतना जो व्याकरण का पार्ट है ये पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अतिरिक्त भी जो कुछ व्याकरण के पार्ट हैं, भाग हैं, उनको भी पढ़ा जाएगा, लेकिन इतना तो पढ़ना ही है। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि भाषा बोधगम्यता से 15 प्रश्न आते हैं। कहाँ से आते हैं? यदि आपने भाषा 1 का चयन किया है तो गद्यांश और पद्यांश पूछे जाएंगे। भाषा 2 का चयन किया है तो एक गद्यांश और दोनों गद्यांश से प्रश्न आएंगे, और गद्यांश और पद्यांश में से ही हिंदी व्याकरण को चुरा लिया जाता है, वहीं से प्रश्न बनते हैं। कुछ प्रश्नों का मैंने जिक्र भी किया आप लोगों के समक्ष। अब बात आती है भाषा विकास का अध्यापन। और भाषा विकास का अध्यापन यह आप लोग पेडागोजी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, दीपक सर पढ़ाते हैं। लेकिन हर सब्जेक्ट का अपना शिक्षण होता है, इसलिए जिसे हिंदी शिक्षण भी हम कह सकते हैं। आप अधिगम अर्जन बहुत ही बारीकी से पढ़े हुए हैं, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को हम लोग चर्चा करेंगे, बताएंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे। भाषा अध्यापन के सिद्धांत, इसके बारे में देखा जाएगा। सुनने और बोलने की भूमिका, बच्चों में सुनने और बोलने की भूमिका क्या होती है। मौखिक एवं लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्भ, ये आपको हिंदी शिक्षण में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यह आपको पेडागोजी में नहीं पढ़ाया जाता है। इसमें व्याकरण की भूमिका, हिंदी व्याकरण के बारे में ये बहुत ही विस्तृत तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ, विकार। कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, आप एक शिक्षक हैं, तो किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है उसके बारे में। जैसे कि हम लोग कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार के बच्चे कक्षा में बैठते हैं जिनका भाषा अलग हो। जैसे कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई कानपुर का है, कोई लखनऊ का है, कोई पश्चिम बंगाल का है, कोई उड़ीसा का है। तो जो कक्षा में बैठ रहा है तो उनके बोलने में और यहाँ के बच्चों के बोलने में काफ़ी अंतर होता है। उसको पढ़ाते समय आप किस प्रकार से सुधार करेंगे उसके बारे में चर्चा होगी। भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन, फिर उसके बाद हम लोग मूल्यांकन करेंगे। और बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। भाषा कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इनसे काफ़ी प्रश्न बने हुए हैं, आते भी रहे हैं। भाषा कौशल हमें पता है 4 कौशल होते हैं, LSRW कहा जाता है। इनका क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। यदि क्रम पूछता है तो वह आसान प्रश्न होगा। उसके बाद अगला जो बिंदु है, अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन। अध्यापन आप कर रहे हैं, किस प्रकार से आपके जो है कौन कौन से सहायक सामग्री होते हैं
तो पाठ्यपुस्तक होता है, मल्टीमीडिया सामग्री। जैसे अभी आप हम लोगों को सुन रहे हैं तो मल्टीमीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से सुन रहे हैं, तो वह एक संसाधन हुआ। कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, और कक्षा में कौन कौन से और संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं इसके बारे में भी चर्चा होगी। फिर लास्ट में अंत होगा उपचारात्मक शिक्षण। पूरे शिक्षण के बारे में क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। ठीक है, यह था हिंदी सीटेट हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम, जिसमें 30 अंक के प्रश्न आएंगे, 15 भाषा बोधगम्यता से और 15 प्रश्न भाषा विकास का अध्यापन से। अब आपको कोई संशय नहीं होगा, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।